अभी कुछ ही दिन पहले मैंने रेडिट पे ये एक पोस्ट देखा था जिसमें ये जेंटलमैन वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट ऑफ इंडिया को अक्यूज कर रहे थे। जिस कॉन्ग्लोमरेट की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है टाटास। इनके कुछ चार्जेस है अगेंस्ट टाटास और ये जो चार्जेस इन्होंने किए हैं वो काफी ज्यादा ग्रेव है। तो मैं जानना चाहती थी कि सही में इन चार्जेस के अगेंस्ट कोई दम है या बस ऐसी बनाई हुई हवा। इस एपिसोड में हम इसी बात पे बात करेंगे। टाटा, आई थॉट यू आर अ गुड मैन। रेडिट पोस्ट के अनुसार ये 6 अक्यूजेशन टाटास के अगेंस्ट लिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती थी कि ये अक्यूजेशन लिए ही क्यों गए थे। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसकी लाइन टू लाइन इस बंदे ने इस पोस्ट पे बताई गई है। मतलब कोई रिसर्च भी नहीं, जैसा इस रिपोर्ट में लिखा गया था वैसा का वैसा ही उन्होंने वीडियो में बना दिया। अब सच्ची में जानते हैं कि ये जो अक्यूजेशंस उन्होंने टाटा के अगेंस्ट लिए है वो सही में इसमें कोई दम है या बस ऐसी ही हवा। चार्ज नंबर 1, ओपियम ट्रेड। हाँ, ये बात तो सच है। हांगकांग और शंघाई में टाटास के ओपियम के ट्रेडिंग सेंटर्स थे, पर टाटास ने ये बात कभी छुपाई नहीं है। ये तो उनकी हिस्ट्री में उन्होंने ही मेंशन किया है। देखिए, जब ओपियम ट्रेड हो रहा था वो ब्रिटिश राज का ज़माना था, यानी 1800 के दशक का ज़माना। उस टाइम में ब्रिटिशर के अनुसार कॉटन और ओपियम ट्रेड इलीगल नहीं थे, वो लीगल ट्रेड माने जाते थे। मतलब उन्होंने बस उन्हीं चीज़ों का ट्रेड किया है जो एक्चुअल में लीगल थे उस ज़माने के अनुसार। अब आप ये समझिएगा कि ब्रिटिशर सिर्फ अपने फ़ायदे का देखते थे। फॉर एन एग्जांपल, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चलती थी, तो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। सिमिलरली चाइना से वो टी खरीदते थे। अब टी के बदले उन्हें सोना या चांदी देना पड़ता था, जो उनके पॉकेट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। तो इसका उन्होंने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला और वो था ओपियम। उन्होंने चाइना में ओपियम का ट्रेडिंग इतने ज़ोरों से किया कि वहाँ पे ओपियम की लत लग गई और यही रीज़न बना आगे जाके ओपियम वॉर का। यस, टाटास उस ज़माने में ओपियम ट्रेड करते थे और उन्होंने ओपियम से पैसे भी कमाए, बट ये अमाउंट कोई सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं है। असली अमाउंट तो आई उनके हाथ में एक वॉर से। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल नेपियर अबेसिनिया पे अटैक करते हैं, अपने साथ 16,000 की आर्मी लेके जाते हैं। अब ये 16,000 की आर्मी को खाना पीना और कपड़े कौन प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पे एंट्री होती है नुसरवंजी टाटा की। नुसरवंजी टाटा ने कपड़ों के साथ साथ खाना भी प्रोवाइड किया, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें 40 लाख का पे आउट किया। अब ये सब्सटेंशियल अमाउंट है। तब तक टाटास बस कॉटन का ट्रेडिंग करते थे, मैन्युफैक्चरर नहीं थे। उन्हें एक गैप समझ में आई कि अगर हम सिर्फ कॉटन ट्रेडिंग ना करके कॉटन की टेक्सटाइल बनाना शुरू करें या मैन्युफैक्चर करना शुरू करें तो प्रॉफिट डबल और ट्रिपल हो जाएगा। तो इसी थॉट को दिमाग में रखते हुए उन्होंने अपनी पहली कॉटन मिल ओपन की नागपुर में, जिसे उन्होंने नाम दिया एम्प्रेस मिल, और इसका नाम भी उस जमाने की क्वीन के ऊपर रखा गया था। असली फॉर्चून ओपियम से नहीं बल्कि कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग से हुई है। उस जमाने के मिलिट्री नेक्सस की वजह से इंडिया का कैपिटल बढ़ा और उसमें सबसे बड़ा हाथ था इंपीरियल पावर का। तो यस, टाटा ने इंपीरियल पावर या ब्रिटिशर्स की हेल्प ली थी, बट एज अ बिजनेसमैन उन्होंने उस पैसों का बाद में जाके काफ़ी अच्छा यूज़ किया। बट टाटा का ट्रस्ट आता कहाँ से है? देखिए, 1865 में टाटा बहुत बड़े लॉस से गुजर रही थी क्योंकि कॉटन का मार्केट डाउन हो गया था। टाटा एज अ बिजनेस बहुत बड़े प्रेशर में आ गई थी। जमशेद जी को महीने के सिर्फ 20 पाउंड मिलते थे अपनी फर्म के अगेंस्ट। तो इनके जगह कोई और होता तो शायद से अपने इन्वेस्टर के बारे में सोचता भी नहीं, बट जमशेद जी ने अपना घर बेच के इन्वेस्टर का पैसा लौटाया है और यही से आता है उनका ट्रस्ट। वो अपने इन्वेस्टर के साथ पहले दिन से खड़े हुए थे। चार्ज नंबर 2, टाटा हमेशा टेक वर्सेस गिव में बिजनेस करते हैं। ये इंसान कहते हैं कि टाटास बस एक बिजनेसमैन है जो लेन देन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको लोगों से कोई ज्यादा मतलब नहीं है और अगर लोगों के लिए वो कुछ कर भी रहे हैं तो उनमें उनका फायदा है, यानी टाटास का फायदा है। क्या ये बात सही में सच है? 1902 में जमशेद जी अपने बेटे को एक खत लिखते हैं। उस खत में वो लिखते हैं कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं लोगों के लिए वाइड स्ट्रीट्स बनाऊं, उसमें लॉन्स हो, गार्डन हो, हॉकी के फील्ड हो, टेम्पल हो, मॉस्क हो या चर्चेस हो, जहाँ पे लोग आके एक दूसरे से मिले और अपनी अपनी कल्चर्स को सामने लाए। और ये सारा ड्रीम और ये जो सारी इमेजिनेशन है ये उन्होंने असलियत में करके दिखाई। उन्होंने फैक्ट्री से पहले एक सिटी बनाई। तब तक फैक्ट्री का फर्नेस भी नहीं बना था। वो फैक्ट्री डिज़ाइन करने से पहले एक सोसाइटी डिज़ाइन कर रहे थे जहाँ पे क्लीन पाइप्ड वाटर हो, रिलायबल पावर हो, वहाँ के रोड्स बेटर रहे। और जिस सिटी के बारे में बात कर रही हूँ उस सिटी का नाम है जमशेदपुर। तो आपको क्या लगता है
ये जो अक्यूजेशन उनके अगेंस्ट किया गया है कि वो जस्ट लेन देन में भरोसा रखते हैं, क्या ये सही है? आप मुझे बताइएगा। जमशेदपुर जैसी सिटी में जॉब करने वाले लोग अपनी जॉब छोड़ दे, एक डेवलप सिटी छोड़ के विलेजेस में चले जाए, यही आपका आंसर है इस चार्ज के अगेंस्ट। तो मैं आपको बताती हूँ कि टाटाज ने एक्चुअल में क्या किया है। 1911 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc का फाउंड किया। IISc अभी तो गवर्नमेंट ओन्ड है, पर उस ज़माने में ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। ये हमारे ऑनरेबल साइंटिस्ट CV रमन के लिए काफ़ी दिनों तक एक घर भी बना रहा। इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए जमशेद जी ने अपने खुद के 17 बिल्डिंग्स बेच दिए। फिर 1941 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी ओपन किया। इसके पीछे भी एक बहुत दर्दनाक स्टोरी है। मेहरबाई टाटा, जो जमशेद जी की बीवी थी, उनकी डेथ लुकेमिया या ब्लड कैंसर से हो गई। उससे वो इतना ज़्यादा डीपली डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में कैंसर रिसर्च लाएंगे। पहले दिन से 75% ऑफ बेड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और रिसेंटली 1 लाख से भी ज़्यादा कैंसर पेशेंट यहाँ पे हर रोज ट्रीटमेंट लेते हैं। फिर आता है 1945 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आगे जाके यही रिसर्च सेंटर हमारे इंडिया के ऑटोमिक रिसर्च को बढ़ावा देता है। इस इंस्टीट्यूट को टाटा ने 3 साल तक फंड किया और जमशेद जी की ड्रीम फैक्ट्री टाटा स्टील, ये भी इंडियंस के भरोसे ही बनी हुई है। 2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए थे जब टाटा स्टील बंद पड़ने पे आ गई थी। सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था 1907 में, जहाँ पे लंदन के बैंक्स ने टाटा स्टील को फंड करने से इनकार कर दिया। तब 8000 इंडियंस ने खुद अपने पॉकेट से पैसा दिया। फिर 1924 में ये पूरी तरह कोलैप्स हो गई थी। दरोबजी टाटा ने अपनी बीवी की ज्वेल्स को गिरवी रख के 1 करोड़ रुपए रेज किए और टाटा स्टील को जिंदा रखा। इस पोस्ट में कहा गया है कि टाटास ब्रिटिशर के भरोसे आगे बढ़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने पब्लिक कमेंट किया था कि मैं टाटा का एवरी पाउंड ऑफ स्टील खा जाऊंगा। उसी टाटा ने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की आयरन ओर दे के मदद की। इसीलिए उस समय के वायसराय ने इस सिटी को जमशेदपुर का नाम दिया। तो आपको क्या लगता है, जो ब्रिटिशर्स टाटा को प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे थे, जो उनके अगेंस्ट खड़े थे, टाटा ने एक सही मौका देख के, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख के उन्हें स्टील प्रोवाइड किया। उसे जो पैसा रेज हुआ उससे उन्होंने टाटा स्टील को और भी बढ़ाया और उसी टाटा स्टील पे काफी सारे लोग निर्भर थे जॉब्स के लिए। तो आपको क्या लगता है, ये एक्यूजेशन राइट है? चार्ज नंबर 3, पॉल्यूशन। एक एक्यूजेशन किया गया है टाटा के अगेंस्ट कि नेदरलैंड का उनका टाटा स्टील का प्लांट बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि डच लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट है और इंडियन लॉज उनके कंपैरिजन में इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। बट टाटा ने खुद से ही ये डिसाइड किया है कि वो हाइड्रोजन का यूज़ करके और ग्रीन एनर्जी का यूज़ करके स्टील जनरेशन को और भी ज़्यादा ग्रीन बनाएंगे और इसके लिए उन्हें कोई गवर्नमेंट लॉ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो अक्यूजेशन हम टाटा के अगेंस्ट करते हैं वो क्यों? क्योंकि हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये एक्सपेक्टेशन उन्होंने अर्न किया है, ना कि उन्हें किसी ने थाली पे परोस के दिया है। चार्ज नंबर 4, नौमोंदी। ये सबसे दर्दनाक चार्ज है जिससे मैं भी थोड़ा सा नाराज़ हूँ। देखिए, इंडिया में हिस्टोरिकली रैट होल माइनिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें छोटी छोटी गुफाओं में छोटे छोटे बच्चे जाके कोल इकट्ठा करते हैं। बहुत बार इसमें इनकी जान भी जाती है। माइनिंग रियल स्कार्स बनाते हैं। इससे लैंड तो डिस्प्लेस होती ही है, बट इंसान की हेल्थ भी खराब हो जाती है। 2006 में कलिंगा नगर में 13 आदिवासियों की जान गई क्योंकि वहाँ पे टाटा ने लैंड लिया था माइनिंग के लिए। इस प्रोटेस्ट में इन 13 आदिवासियों को मार दिया गया। उसके बाद एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे जमशेदपुर में पुलिस स्ट्राइक में 5 लोग घायल हुए जिसमें इनकी मौत हो गई। ये कोई क्लीन चिट नहीं है, ये ऑनेस्टी है। उसके बाद टाटा ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए अपने वर्किंग में और ये प्रूव करके दिखाया कि वो असली में पीपल्स बिजनेस है। चार्ज नंबर 5, टाटाज इज जस्ट अ गुड PR। आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई PR नहीं, ये पेरोल है। जब टाटाज इंडिया को डेवलप कर रहे थे अपनी नई नई क्रिएटिव इंडस्ट्रीज लाके, उसी समय इनकी इंडस्ट्रीज को इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज करने लगी। इसका अच्छा एग्जाम्पल है एयर इंडिया। 1968 में टाटाज ने एंट्री की सॉफ्टवेयर में। उस ज़माने में इंडियन गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा फोकस नहीं था सॉफ्टवेयर पे और वहीं से बना TCS, जो अभी 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। PR सिर्फ हेडलाइन बना सकता है, 6 लाख लोगों का करियर नहीं। गुड PR से एक अच्छी स्टोरी तो मिल जाएगी, पर इससे कैंसर का बेड नहीं मिलेगा, साइंस इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, ऑटोमिक रिसर्च नहीं मिलेगा और लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी। तो ये जो PR वाली स्टोरी है तो कंप्लीट गार्बेज है, क्योंकि टाटाज अपने PR के साथ साथ उन सारे वर्ड्स को जस्टिफाई करती है अपनी एक्शंस पे। चार्ज नंबर 6, वर्शिप। किसी ने कमेंट में ये लिखा था, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट गॉड्स, आस्क क्वेश्चंस डोंट बेक। और मैं हर एक वर्ड पे कंप्लीटली एग्री करती हूँ।
किसी भी इंडस्ट्रियल या बिजनेसमैन को गॉड बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनके रॉन्ग एक्शन भी बाद में जस्टिफाई हो जाते हैं या नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जब भी कोई कंपनी एक भगवान का रूप ले लेती है, तब आप उनसे क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हो। तो जो भी निगेटिव चीज़ें वो कर रही है इन द नेम ऑफ वर्शिप ऑफ अ पर्सन, वो जस्टिफाई हो जाती है और नॉर्मलाइज हो जाती है। और इसलिए मैं इनसे सहमत हूँ। डोंट वर्शिप, डोंट हेट, स्टैंड इन द मिडल विथ क्वेश्चंस। अब एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पूरी स्टोरी को ही बदल देगी। ये फैक्ट है हु एक्चुअली ओन्स टाटा। देखिए, 66% ऑफ टाटाज ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। टाटा की फैमिली में 0 रुपये का वेल्थ जाता है। उन्होंने 1892 से इसको फॉलो किया और 130 प्लस ईयर से वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। रतन टाटा अपने खुद के शब्दों में कहते हैं, JRD हैड स्ट्रगल्ड सो मच, आई वॉज एबल टू रिप द बेनिफिट्स ऑफ इट। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है इस इंसान के लिए जिन्होंने ये थ्रेड बनाया था। नेम वन बेटर बिजनेस विद सेम ट्रैक रिकॉर्ड। इंडिया की कोई एक कंपनी मुझे बता दीजिए जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में टाटा जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। किसी भी इंडियन कॉन्ग्लोमरेट का इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है जहाँ पे उन्होंने 2/3 ऑफ आवर वेल्थ सिर्फ चैरिटी को दिया। हमें जानना होगा कि नॉट परफेक्ट एंड क्रूक जैसे जो कमेंट टाटास के अगेंस्ट आते हैं, ये लोग ने पर्सनल एंगर में या पर्सनल गुस्से से करते हैं। इन्हें हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। टाटास कोई एक इंसान नहीं चला रहा, ये पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन को अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन बोलना भी गलत बात नहीं है। हाँ, उनकी शुरुआत चाहे इम्परफेक्ट रही थी, बट उस वेल्थ से उन्होंने इंडिया की नेशन बिल्डिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गए और टाटा ट्रूली आर द नेशनल्स ऑफ इंडिया। सो हाउ डू यू जज टाटास? बाय नेट इम्पैक्ट और जस्ट वन मिस्टेक? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ होल्ड ऑन व्हाट।